हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग वर्ण विक्षेपण, क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण, रमन प्रभाव, वायुमंडलीय अपवर्तन, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सभी टॉपिकों को पढ़े थे। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। कहा जाता है कि मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम नजदीक एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। ओके, फिर से एक बार, मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम निकट एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। और कहा जाता है कि जो मानव नेत्र है यह एक प्रकृति की बहुमूल्य देन है। ठीक है, तो ये एक लाइन था आपके मानव नेत्र के विषय में। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र की जो संरचना है वो अनेक प्रकार के भागों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक मानव नेत्र का फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम एक चित्र बनाते हैं। ये मानव नेत्र का मैंने एक फिगर बना दिया। इस फिगर में मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि कौन सा पार्ट कहाँ है। फिर इसके बाद मैं एक एक पार्ट को आपको बताते चलूंगा और उसे आप बेखूबी से एकदम नोट करते हुए चलते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, फिलहाल संरचना में आगे मिल सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये मानव नेत्र हो गया। मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है दृढ़ पटल। जो मानव नेत्र है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। तो जो सबसे बाहरी परत होती है वह दृढ़ पटल, उसके नीचे की जो पटल होती है उसी को कहा जाता है रक्तक पटल। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। जो दूसरी परत होती है उसको कहा जाता है रक्तक पटल। और जो नेत्र के सबसे भीतर की ओर सबसे अंदर और ऊपर से जो नीचे की तरफ तीसरी परत होती है उसे दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और इसी दृष्टि पटल पर एक बिंदु और होता है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता नहीं है। सामने आते हैं। मानव नेत्र जो होता है वो सामने से कुछ उभरा हुआ होता है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे कुछ द्रव भरे होते हैं जो अश्रु के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे कहा जाता है जलीय द्रव। इसके पश्चात पीछे जाएंगे तो आपको एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा मिलता है जिसे कहा जाता है आइरिस, और आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं पुतली, और पीछे जो है कोशिकाओं का बना एक लेंस पाया जाता है जिसे कहा जाता है नेत्र लेंस। तो ये मैंने परिभाषा नहीं बताई, ये मैंने आपको इसके पार्ट्स के विषय में बताया है। और नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच एक गाढ़ा द्रव होता है जिसे हम लोग कहते हैं काचाक द्रव। ओके, तो आप लोग मानव नेत्र की संरचना हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे मानव नेत्र की संरचना के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो उसमें आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के पश्चात आप नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल
दृढ़ पटल में कहा जाता है कि मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जो हमारे भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, दृढ़ पटल कहलाता है। फिर से एक बार, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ आवरण श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, दृढ़ पटल कहलाता है। ओके, ये हो गया क्या, दृढ़ पटल। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे हम लोग, रक्तक पटल। कहा जाता है कि दृढ़ पटल के नीचे एक अपारदर्शी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम लोग कोराइड भी कहते हैं। इसका कार्य प्रकाश किरण को अवशोषित करना होता है। फिर से क्या कहेंगे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है, रक्तक पटल या कोराइड कहलाती है। ओके, दृढ़ पटल हो गया, रक्तक पटल। दृष्टि पटल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि जब इस पे इमेज बनाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कॉर्निया पर। नंबर 3, कहा जाता है कि नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। क्या कहेंगे, नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस कहा जाता है कि कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक, आइरिस के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे पुतली। पुतली कहा जाता है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा, ये देखिए आइरिस ऊपर से यहां तक आई है और ये नीचे से यहां तक गई है, दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र है। ठीक, इसी को क्या कहा गया है, पुतली कहा गया। ये जो पुतली होती है ये अपने आप बड़ी और छोटी होती रहती है। पुतली नहीं बड़ी छोटी होती है, ये जो आइरिस होती है ये फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिसके कारण पुतली का जो आकार होता है वो बड़ा या छोटा होता रहता है। तो जैसे जब बहुत अत्यधिक उजाला होता है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है, यानी कि उस समय आइरिस फैल जाती है। जब आइरिस फैलती है तो उसके बीच, यानी कि आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, यानी कि फैलेगी तो वो होल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, अर्थात हमारे नेत्र में प्रकाश कम प्रवेश करेगा। और जब अंधेरा होता है तो हमारी रात जो आंख होती है वो बड़ी हो जाती है, उस समय जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ती है तो उसके बीच का जो स्पेस होता है वो अधिक हो जाता है और हमारे नेत्र में प्रकाश अत्यधिक जाने लगता है। तो पुतली की साइज हमेशा बड़ी छोटी होती रहती है, जो किसके कारण होती है, आइरिस के कारण होती है। हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस। कहा जाता है कि पुतली के पीछे जेली जैसे पदार्थ का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, पुतली के पीछे जेली जैसे पदार्थ का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये नेत्र लेंस है, कहाँ है, पुतली के पीछे है। किसका बना होता है, जेली जैसे पदार्थ का ये बना होता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है जलीय द्रव। कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच खाली स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह जो द्रव होता है यह थोड़ा नमकीन होता है। ठीक,
तो ये हो गया सर जलीय द्रव। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर दृष्टि पटल। कहा जाता है कि रक्तक पटल के नीचे, जो ये दूसरी सतह होती है उसके नीचे या नेत्र के सबसे भीतर की ओर, अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इसे सीधा करके देखता है। ओके, क्या कहेंगे दृष्टिपटल या रेटिना में? रक्तक पटल के नीचे या नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इसे सीधा करके देखता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे काचाव द्रव। कहा जाता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा उच्च अपवर्तनांक का एक द्रव भरा होता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। अब जो ये द्रव होता है ये थोड़ा मोटा जेली जैसे पदार्थ का, जेली जैसे रूप का होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है ये साधारण जल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या कहा जाता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच उच्च अपवर्तनांक जैसा गाढ़ा द्रव भरा होता है जो काचाव द्रव कहलाता है। ओके, इसके पश्चात पीत बिंदु। पीत बिंदु कहा जाता है कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, पीत बिंदु कहलाता है। क्या लिखेंगे? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, पीत बिंदु कहलाता है। 11 हम लोग पढ़ते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु के लिए कहा जाता है कि रेटिना के जिस बिंदु पर पड़ने वाला प्रकाश रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाता है, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश का रेटिना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इस बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। क्या लिखेंगे? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिसे प्रकाश सिराएं छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं और उस बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश का रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है, अंध बिंदु कहलाता है। इसके पश्चात हम लोग एक नोट पढ़ते हैं। जो रेटिना होती है वह अनेक प्रकार के प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक फिल्म होती है। अब जो ये कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नोट में आप लिखेंगे रेटिना या दृष्टिपटल अनेक प्रकार के प्रकाश कोशिकाओं की एक फिल्म होती है। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दंडाकार कोशिकाएं। दंडाकार अब जो ये कोशिका होती है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। तो आप लिखेंगे वे कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं दंडाकार कोशिकाएं कहलाती हैं। ओके, और जो दूसरा होता है वह शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं, इसमें कहा जाता है
वे कोशिकाएं जो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, वे कोशिकाएं जो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं शंक्वाकार कोशिकाएं कहलाती। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया मानव नेत्र की संरचना के विषय में, फिगर भी बनाया और एक एक शब्दों को मैंने फिगर में भी दिखाया और उन सारे शब्दों को मैंने परिभाषित भी किया। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे नेत्र का कार्य। नेत्र का कार्य, या आप इसी को लिख सकते हैं कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो नेत्र का काम क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे रेटिना पर, यहां मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कार्निया पर आपतित होती हैं। आपतित होने के पश्चात जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसे सीधा करके दिखाता है। फिर से एक बार क्या लिखेंगे? नेत्र का कार्य या मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग होगी, लिखेंगे कि वस्तु से चलने वाला प्रकाश मानव नेत्र के कॉर्निया पर आपतित होता है। यह प्रकाश जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव से होता हुआ रेटिना पर पहुंचता है, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। ओके, तो ये क्या है? नेत्र का कार्य या मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे, या अगली टॉपिक होगी आंख की समंजन क्षमता। अगली टॉपिक आंख की या मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो जो ये हम लोगों का नेत्र होता है, यह नेत्र अपने आप फोकस दूरी को कम भी कर लेता है और बढ़ा भी लेता है, जिसके कारण हम लोग नजदीक की भी वस्तु को देख लेते हैं और दूर की भी वस्तु को देख लेते हैं। तो क्या कहा जाता है कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से एक बार, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की दूरबिंदु। दूरबिंदु कहा जाता है कि अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है, जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है, दूरबिंदु कहलाता है। यानी कि बहुत अधिक दूरी पर आप कोई वस्तु रख दीजिए और उस वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आंख में बनता है, अगर वह साफ दिखाई देता है तो हमारे लिए वह दूरबिंदु कहलाता है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वह अनंत पर होता है, चाहे जहां आप रखिए वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। बादल है, चिड़िया है, पेड़ है, कोई भी वस्तु है, ऐसा नहीं कि उसको आप पहचान ही लीजिए, बस दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, दूरबिंदु कहलाता है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कहां स्थित होता है? तो जानते रहिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वह अनंत पर स्थित होता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की निकट बिंदु। न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाता है। क्या लिखेंगे? न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाता है।
अब जो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, जो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और इसी निकट बिंदु को ही अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की दृष्टि विस्तार। कहा जाता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस, दूरी होती है, उसी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो जरा आप हमको बताइए कि अब सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार क्या होगा। निकट बिंदु में मैंने बता दिया 25 और दूर के लिए मैंने बता दिया अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की जो दूरी होती है उसी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।